नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 के जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जिसको हम पेपर 1 भी कहते हैं, उसके प्रैक्टिस सेट 4 को हम देखेंगे आज। और इसमें जो है हम 30 प्रश्नों की चर्चा करते हैं और आज जो है हम काफी डिटेल्स में चर्चा करेंगे और सारे प्रश्नों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो ये जो पोस्ट है ये भारतीय संवैधानिक रूप से काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसी तरह जो है ये भी जो है एक केंद्रीय स्तर पर काफी ही महत्वपूर्ण जो है लोकतंत्र का एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो फंड होता है उसका हिसाब किताब रखने के लिए एक बना था सीएजी। तो हम सीएजी के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट आज जानेंगे। तो सीएजी का जो पोस्ट है ये आर्टिकल 148 के तहत आता है, 148 के तहत आता है। इसकी नियुक्ति की अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो है इसकी नियुक्ति करता है और इसका जो टर्म होता है यानी कि कार्यकाल ये होता है 6 इयर्स या 65 साल, यानी कि जो भी पहले आ जाए वो इसका कार्यकाल होगा। उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सीएजी के रूप में नियुक्त होता है और वो जो है 58 साल का है तो वो 6 साल कार्यकाल पूरा करेगा। अगर वो 60 साल के एज में होता है तो 5 साल के कार्यकाल पूरा करके वो रिटायर हो जाएगा। तो इस तरह जो है सीएजी का ये पोस्ट है। और सीएजी का जो काम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिसिप्ट्स यानी कि प्राप्तियां और खर्चे हैं उनका ये ऑडिट करता है। और साथ ही साथ जो है जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज आते हैं उनका भी ये ऑडिट करता है और जो ऑटोनोमस बॉडी है उनका भी ये ऑडिट करता है। तो यहाँ प्रश्न भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है विच लेटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो अक्षांश रेखा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये जो है काफी लोकप्रिय प्रश्न है। तो आप जानते होंगे कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो एडिशनल फैक्ट है, माही नदी जो है, माही नदी को जो है यह 2 बार काटती है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटेगी। एक जो है एमपी में काटती है और दूसरा जो है गुजरात में काटती है, गुजरात। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी जो है ये 2 बार काटती है। एक और प्रश्न आपको जानना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है कर्क रेखा, ये जो है भारतीय मानक समय जो 82.5 अंश माना जाता है पूर्वी देशांतर, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत का मानक समय भी कहा जाता है। तो ये भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है यूपी, दूसरा राज्य है एमपी, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है उड़ीसा। तो 4 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एडिशनल फैक्ट जानेंगे कि 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और एओ हुम ने जो है इसकी स्थापना किया था। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने जो है, लॉर्ड डफरिन के समय जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एओ हुम
हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें एडिशनल फैक्ट ये अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम अंग्रेज कौन थे, प्रथम अंग्रेज जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो ये हो जाएगा जॉर्ज यूल। और ये इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था जो 1888 में हुआ था। अगला प्रश्न है 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इसमें हमको ये जानना चाहिए कि 86वां संशोधन जो है ये 2002 ईस्वी में आया था। 86वां संशोधन किसमें आया था, 2002 ईस्वी में आया था। और 86वें संशोधन जो है इसके माध्यम से जो है 11वें मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। साथ ही साथ आर्टिकल 21A जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में जोड़ा गया, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देना जो है एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। और 11वें मूल्य कर्तव्य, यहाँ प्रश्न है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसके माध्यम से ये कहा गया कि हर पिता और अभिभावक का ये दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के जो उनके बच्चे हैं उनको वो शिक्षा जो है का अवसर प्रदान करें। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है द टर्म 0 आवर इज रिलेटेड टू, शून्यकाल किससे संबंधित है। तो जुडिशरी, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स, बजट सेशन और इलेक्शन प्रोसेस। तो जो 0 आवर है, ये 0 आवर जो टर्म है ये भारतीय संसदीय जो प्रणाली है उसकी देन है, ये कहीं से नहीं ली गई है और 1962 से अस्तित्व में है। और इसमें जो है अर्जेंट जो इंपोर्टेंस के प्रश्न होते हैं, अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं उनको उठाया जाता है। और ये सामान्यतः जो है 12 बजे से शुरू होता है, 12 बजे दिन से शुरू होता है। और इसके लिए जो है सबसे पहले जो ही एमपी होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा को हो, उनको अपने सदन के जो अध्यक्ष होंगे, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर को और राज्यसभा के सभापति को जो है वो 10 बजे सुबह में जो है एक नोटिस दे देते हैं कि इस विषय पर जो है मैं अर्जेंट जो है पब्लिक अटेंशन चाहता हूं, इस पे चर्चा चाहता हूं। तो ये सभापति और स्पीकर का दायित्व होता है कि वो उसे स्वीकार करे या न स्वीकार करे, उस पर निर्भर करता है। और ये जो है इसके किसी भी जो संसदीय रूल हैं, जो प्रोसीडिंग बनाई गई है चलने के लिए संसद भवन को, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। ये कंप्लीटली जो है भारतीय जो है परंपरा से उत्पन्न हुई है 0 आवर, और 1962 से अस्तित्व में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ये जो है बहुत ही लोकप्रिय प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, यूरेनियम। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें हम कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि किस आर्टिकल के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन। उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, कौन बुलाता है, कौन बुलाता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, स्पीकर करेगा। अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में स्पीकर भी नहीं हो, तो स्पीकर जब नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन करेगा, तो उसके बाद जो है जो राज्यसभा है उसका उपसभापति करेगा, उपसभापति, उपसभापति।
यहाँ ध्यान में रहना चाहिए कि यहाँ पे जो है, जो राज्यसभा का सभापति है वो नहीं करेगा, बल्कि राज्यसभा का उपसभापति करेगा। तो यहाँ प्रश्न है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है जो अरब सागर में गिरती है वो है नर्मदा नदी, जो है अरब सागर में इसमें गिरती है। और नर्मदा नदी जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि अरब सागर में पश्चिम की ओर बहकर गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और तीन नदी हैं, तीन नदियों के नाम ऐसे हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, उनका नाम आप जान सकते हैं। तो इसमें जो है नर्मदा, नर्मदा, तापी और माही नदी है जो अरब सागर में जाके पश्चिम की ओर बह के गिरती हैं। और जो नर्मदा है ये अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक एमपी से निकलती है, तापी और माही। और ये पश्चिम की ओर बह के गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ये याद होना चाहिए आपको। द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है ये यूएसएसआर, सोवियत संघ से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो भारत में कुल 12 जो है पंचवर्षीय योजना चलाई गई, 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई, योजना चलाई गई थी, योजना चलाई गई। ये याद होना चाहिए आपको, भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई, 12। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन सा होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 64 के तहत जो है, आर्टिकल 64 के तहत वो जो है पदेन सभापति होता है। और प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, ये होगा। और आर्टिकल 53 की बात की जाए तो इसके द्वारा वो जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, कमांडर इन चीफ होता है। ये आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, धूप के संपर्क में आने से कौन सा विटामिन बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आप जानते हैं कि स्किन के माध्यम से जो है विटामिन डी जो है धूप के संपर्क में आने से बनता है। अगला क्वेश्चन है, इमरजेंसी युद्ध या बाह्य आक्रमण से संबंधित आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, इसकी जो बात की गई है सशस्त्र विद्रोह की बात, ये की गई है आपकी आर्टिकल 352 में की गई है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पे जो आपातकाल होगा। इसको जो है राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और आप जानते हैं कि 1942 में जो भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये जो है ग्वालियर टैंक मैदान बंबई से हुआ था। कहां से हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान बंबई से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, पेरिस में है। तो आपको ये याद होना चाहिए यूनेस्को का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय कहां है, तो ये होना चाहिए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिनेवा में है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय।
विच इंडियन स्टेट हैज ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर? भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल कहाँ है? तो वर्तमान समय में 6 ऐसे राज्य हैं जहां 2 विधानमंडल है, द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा हो जाएगा कर्नाटका, चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र के बाद से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी कि एपी। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके पहले अगर हम देखें तो 7 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जब विभाजित हो गया तो इसके कारण अब वर्तमान में केवल 6 बचे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहां द्विसदनीय विधानमंडल है? तो उत्तर प्रदेश में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या मापता है? तो ये जो है कंज्यूमर लेवल इन्फ्लेशन को मापता है, यानी कि उपभोक्ता के स्तर पर कितनी महंगाई बढ़ी है इसको ये मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। ये प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है, आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि कौन करता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच मूवमेंट वाज रिलेटेड टू इंडिगो फार्मर्स? नील किसानों से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो ये जो आप जानते हैं महात्मा गांधी जी से काफी लोकप्रिय हुए थे नील आंदोलन से संबंधित, जो ये है चंपारण सत्याग्रह, जो है नील आंदोलन से संबंधित जो है सत्याग्रह था। इंडिगो फार्मर्स के लिए लड़ा गया था और महात्मा गांधी जो है इससे राष्ट्रीय स्तर पे नायक बन के उभरे थे। अगला प्रश्न है, विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो हंसाने वाली गैस जो है ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनती है? रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और डिजर्ट सॉइल। तो विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक रॉक्स? इसका उत्तर जो है आप खुद देंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? काफी लोकप्रिय प्रश्न है, इसका भी उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से खुद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच अथॉरिटी प्रिपेयर्स द यूनियन बजट? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय जो है बजट तैयार करता है। वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है, प्रिपेयर्स बजट। अगला प्रश्न है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? भारत की विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? तो आप जानते हैं प्रशांत महासागर जो है विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। इसमें जो है रिंग ऑफ फायर भी पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर भी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, रिंग ऑफ फायर भी पाया जाता है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स न्यायिक पुनर्वलोकन का क्या अर्थ है? रिव्यू ऑफ लॉ बाय कोर्ट, रिव्यू ऑफ जज, रिव्यू ऑफ इलेक्शंस, रिव्यू ऑफ बजट्स। तो जुडिशियल जो रिव्यू है, न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब है कि जो भी विधानमंडल केंद्रीय स्तर पे मान लीजिए संसद के द्वारा कानून बनाया जा रहा है, या कोई भी उपनियम कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना रहा है, या कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी है बना रही है, तो उसको जो है नल एंड वाइट उसका परीक्षण करना कि भाई वो संविधान के विधि सम्मत है कि नहीं, इसी को जो है हम न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं, जो रिव्यू ऑफ लॉ बाय कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय त्योहार फसल से संबंधित है?
तो भारत का जो पोंगल है ये जो है फसल से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला? तो ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। अगर वही जो है पंचायती राज के अलावा जो है एक नगर निगम की जो बात की जाए तो उसके माध्यम से जो है नगर निकाय को ये 74वें हो जाएगा संविधान संशोधन। और 76वां संविधान संशोधन आप जानते ही है, जिसके द्वारा जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, साथ ही साथ जो है फंडामेंटल जो है राइट्स के रूप में आर्टिकल 21A को भी जोड़ा गया था। इसके माध्यम से 21A फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की योजना संस्था का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ इंडियाज प्रेजेंट प्लानिंग बॉडी? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि प्रेजेंट प्लानिंग बॉडी जो है नीति आयोग है। नीति आयोग, नीति आयोग का हेड कौन सा होता है? तो नीति आयोग का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाइटर, ग्वाइटर। और विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी के कमी से। और विटामिन डी के कमी से, विटामिन डी के कमी से जो है आपको रिकेट्स रोग होता है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में आप जानते हैं कि 3 विषय बनाए गए हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्रीय सूची। तो ये जो है 7th शेड्यूल हो जाएगा, 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी यूपी जीडीसी के जो एग्जाम होने वाला है उसमें पेपर 1 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।